कल दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से पहले चरण में जहाँ जहाँ पर भी मतदान हुए और जिस तरीके से रुझान हम लोगों के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से रुझान मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने आ रहे हैं, तो एक तरफ जहाँ आपको लोजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी, उनके कार्यालय और व्यक्तिगत तौर पर उनके खुद के चेहरे पर जो एक निराशा का भाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि अगली सरकार जो हम लोग शुरू से कहते आए लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी, वो बनना तय है। मौजूदा मुख्यमंत्री जी का प्रदर्शन, उनकी पार्टी का प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के हिसाब से अत्यंत निराशाजनक वाला होने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 तारीख के बाद के माध्यम से भी आप लोग भी जब बाइट्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब आप लोग पूछते हैं कि भैया क्या है, क्यों आप इस बार मतदान करेंगे, तो हर कोई पलायन को रोकने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, बदलाव के लिए, तो ये सारी टारगेट होती हैं सिर्फ एक ही दिशा में कि मौजूदा मुख्यमंत्री पलायन को रोकने में नाकामयाब रहे, मौजूदा मुख्यमंत्री रोजगार देने में नाकामयाब रहे, मौजूदा मुख्यमंत्री बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा देने में नाकामयाब रहे और मौजूदा मुख्यमंत्री के रहते हुए बिहार बदनामी के साथ साथ जो बदहाली की कगार पर आकर खड़ा हुआ। इसीलिए बिहार की जनता ने पूरी तरीके से इस बात का मन बना लिया कि इस बार बिहार को बदलना है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले मुख्यमंत्री 15 साल से निरंतर एक सुशासन बाबू का, एक जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन का चोला पहनकर घूमते रहे 15 साल से, आज 15 साल में उन्होंने बिहार को कितना लूटा, एक एक करके अब उसकी कलाई खुलने लगी है। जिस तरीके से 7 निश्चय के ऊपर आयकर विभाग के द्वारा यहाँ पर छापे मारे गए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नकदी यहाँ से बरामद हुई, इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है देने के लिए। मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी सा चुके हैं इन चीज़ों पर। मुंगेर में इतनी बड़ी घटना होती है, वहाँ पर दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है, भाई मुख्यमंत्री एक बार आके जवाब तो दें कि किसने निर्देश दिए, किसके आदेश पे गोली चली। आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं, क्या आपके निर्देश के बिना एसपी साहिबा वहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे देंगी? आपके द्वारा ये आदेश दिए गए, आपके कार्यालय के द्वारा आदेश दिए गए, किसके आदेश पे वहाँ पर गोली चलाई गई दुर्गा भक्तों के ऊपर? इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री। पर जब ऐसी कोई बातचीत होती है, ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते भ्रष्टाचार को लेकर, एक शब्द नहीं बोलते। जो इस तरीके से मुंगेर पे गोली चली दुर्गा भक्तों के ऊपर, कोई शब्द नहीं। भ्रष्टाचार के ऊपर, 7 निश्चय पर लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निरंतर हम लोग 7 निश्चय में हुए भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ, नली गली की बात हो, जिस तरीके से नल जल योजना की बात हो, हम लोग शुरू से इस विषय को हम लोग उठाते रहे हैं। और इस विषय को आज से नहीं, चुनाव है सर पर इसलिए नहीं, मैंने साल सवा साल पहले जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा मैंने शुरू की थी, उस दौरान जब लोगों ने मुझे दिखाया कि भैया देखिए अच्छी खासी सड़क यहाँ पर फिर भी ठीक से थी, उसको इन्होंने उबाड़ खबाड़ करके इन्होंने नली गली शुरू की, उसको भी अधर में छोड़ दिया। टूटे हुए इन्होंने टैंक्स दिखाए, फटी हुई इन्होंने पाइप्स दिखाई। नल जल योजना के माध्यम से जिस तरीके से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, तब से मैं इस विषय को निरंतर उठा रहा हूँ कि भैया 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक बार जब इसकी पूरी सघन जांच होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, एक बार इसकी जब पूरी सघन जांच होगी तो अपने आप पता चलेगा कि भैया बिहार के इतिहास का मुझे लगता है ये सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और एक तरफ तो मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 1 में तो जो भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, वो तो एक तरफ किया ही किया। अब उतने से भी उनका पेट नहीं भरा, उतने से भी मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं हुए कि 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ गए कि एक और बड़ा घोटाला हम करेंगे अगली सरकार में। और मैं ताज्जुब करता हूँ, मेरी समझ के परे, कि भैया भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ देखने के लिए, ताकने के लिए वहाँ पर बैठी है साथ में? 7 निश्चय पार्ट 1 में आपकी कोई भागीदारी नहीं रही। मुख्यमंत्री बताएं कि पिछले 2.5 साल, 1.5 साल जो भी 2017 में जब मुख्यमंत्री रातों रात लालू जी को छोड़कर, महागठबंधन का साथ छोड़कर जब रातों रात एनडीए का वो हिस्सा बने, तो बताएं कि भैया भाजपा के सहयोगियों ने क्या किया उनके साथ, अपना कौन सा एजेंडा वो उनके साथ मिलकर लागू करवा पाए।
या नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कौन सा गवर्नेंस में उन्होंने पॉलिसी अपनाई है, कौन सा उनसे उनका राय मशवरा लिया। और अब अगर अगली सरकार बनती है, जो ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा के समर्थन से हम सरकार बनाएंगे, जवाब देना कि भाजपा का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 2 तो इन्होंने दे दिया वहाँ पे कि अगर अगली सरकार आएगी, जिस तरीके से पहली इनकी सरकार में भी 2017 से लेकर 19 तक में भी महागठबंधन के एजेंडे पर ही मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, और इसके बाद भी महागठबंधन का ही जो एजेंडा है उसी का ही एक्सटेंशन लेकर ही आ गए हैं, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्मूला लेकर आ गए हैं, पार्ट 2 7 निश्चय। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ताओं, उनकी क्या सहमति है इसमें, और यही विरोधाभास जो इन लोगों की बातचीत में दिख रहा है। कल सुशील मोदी जी बोलते हैं कि जिस तरीके से भागलपुर के सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भैया ये हम लोग को हराने के लिए, ये हम लोग के खिलाफ काम कर रहे हैं। हकीकत है, इसमें कौन सी ये छुपी हुई बात है। जो भी व्यक्ति ग्राउंड पर है, जो भी व्यक्ति आज की तारीख पर जमीन पर जाकर काम कर रहा है, जमीनी कार्यकर्ता, किसी से भी आप पूछ लीजिए भाई, जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर हर एक जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता संकल्पित है, लगा हुआ है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। जो ऑडियो माननीय सांसद का जो वायरल हो रहा है, उसमें तो स्पष्ट तौर से कहा गया कि भैया अगर लालटेन को भी फायदा होता है तो फायदा होने दो, पर हम लोग का लक्ष्य है कि जो दूसरा जो व्यक्ति है, निर्दलीय जो लड़ रहा है, उसको हम लोग को जिताना है। तो ये अविश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है, और ये अविश्वास बिना आग के धुआं नहीं निकलता, ये अविश्वास बिना मतलब के नहीं कहीं पे पैदा हुआ है। ये मौजूदा मुख्यमंत्री की सोच का ही नतीजा है। मौजूदा मुख्यमंत्री माने जाते हैं, अगर इनको पलटने का, पलटीराम जैसे जो भी नाम लोग देते हैं, क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं ना भैया कि आप बार बार आप जिसका विरोध करते हैं उसी के साथ जाकर आप सरकार बना लेते हैं। 2005 से 2015 तक घोर विरोधी आप रहे लालू जी के, उन्हीं का विकल्प बनकर आप आए थे सरकार में। जंगल राज का की बात कर करके जिस सरकार, जिस बिहार की जनता ने आपको समर्थन दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज 2015 में उन्हीं लालू जी के समर्थन के साथ आपने सरकार बना ली। 10 साल तक आपने उनका विरोध किया और फिर उन्हीं के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली। 2013 से निरंतर 2017 तक मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नीतीश कुमार जी विरोध करते रहे, और 2017 में फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो भैया अब आज आप किसका विरोध कर रहे हैं? आज आप पुनः महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं। तो कैसे कोई माने कि 10 तारीख को परिणामों के बाद आप पुनः मिलकर सरकार नहीं बना लेंगे महागठबंधन के साथ? मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, कुर्सी सत्ता का मोह मौजूदा मुख्यमंत्री को इस कदर, इस हद तक है कि वो कुर्सी के बिना, सत्ता के बिना मुख्यमंत्री रह नहीं सकते। उसके लिए उनकी नीति मायने नहीं रखती, उसके लिए उनके सिद्धांत मायने नहीं रखते, उसके लिए वो किसी हद तक, किसी स्तर तक वो जा सकते हैं समझौता करने के लिए। जब वो लालू जी के साथ समझौता कर सकते हैं, गलबैया कर सकते हैं, 2015 में उनके साथ तस्वीरें खिंचा सकते हैं, गले लगा लगा के उनके साथ मिलकर सरकार बनाना तो दूर, सरकार चलाई भी उन्होंने 3 साल। उन्हीं के परिवार के लोगों को डिप्टी सीएम के तौर पर मिलकर उन्होंने सरकार चलाई। और आज जिस प्रधानमंत्री जी के साथ मन साझा करते मुख्यमंत्री नहीं थक रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए नहीं थक रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मौजूदा मुख्यमंत्री आज की भी तारीख में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भैया किसके आशीर्वाद से बने हुए हैं? महागठबंधन जब छोड़कर आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने इनको आशीर्वाद दिया ना कि चलो तुम दोबारा से आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और पुनः आज उनका आशीर्वाद लेते ये नहीं थक रहे। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कि 2013 में इनके सामने प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने के लिए एकदम व्याकुल थे, और ये व्याकुलता उनकी अभी शांत नहीं हुई है। ये जो सुगबुगाहट चल रही है, और जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि लालटेन जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सोच है ये कि अगर चुनाव परिणाम आएंगे, बाद में इन लोगों ने भूमिका भी बांधनी शुरू कर दी है। कल कुछ भाजपा के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, और स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर आयकर विभाग के छापे हो रहे हैं। तो जिस तरीके से इन लोगों ने भूमिका बांधनी शुरू कर दी है, परिणामों के बाद मुख्यमंत्री आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, बोलेंगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग के साथ गलत किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग को धोखा दिया, हम लोग को अपना साथ नहीं दिया, हम लोग को अपना समर्थन नहीं दिया, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे और हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी 2013-14 की वही कामना है कि मैं कैसे प्रधानमंत्री का दावेदार बनूं। महागठबंधन के साथ जाएंगे, 2024 में पुनः ये विपक्ष के सामने से ये आना चाहेंगे, विपक्ष की तरफ से ये आना चाहेंगे कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने फिर से ये किसी तरीके से प्रधानमंत्री का चेहरा बने। ये बात बिहार की जनता अब अच्छी तरीके से समझ रही है।
बिहार की जनता, कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है भैया, आप जमीन पर जाएं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जहां पर लोजपा का प्रत्याशी है उसको जिताने का प्रयास कर रहा है, लोजपा का हर एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहा है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री अगर गलती से भी अगर कुछ सीटें जीत जाते हैं तो पहली इनकी चॉइस होगी कि महागठबंधन की सरकार बनवाए, जिस तरीके से 2015 में इन्होंने सरकार बनाई थी। और उसके लिए उनको कितना भी बड़ा समझौता करना पड़े, क्योंकि अब इनका अगला लक्ष्य बन गया भैया 2024 प्रधानमंत्री बनने के फिर से ये सपने देखने मौजूदा मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए, क्योंकि बिहार में अब इनको पता है कि अब इनका कोई वर्चस्व रहा नहीं, बिहार में इनका समर्थन रहा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता इनको लेकर आक्रोशित है और अब ये कलाई खुलती जाएगी। अभी तो जांच की सिर्फ शुरुआत हुई और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और विशेषतः आयकर विभाग का कि जो बात लोक जनशक्ति पार्टी एक लंबे समय से उठाती रही है, कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। और अभी तो दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अभी तो देखिएगा नीचे 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 जब परत दर परत जब खुलती जाएगी और इस जांच की आज मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुझे संभव ही नहीं है कि बिहार के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला हो, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और आपको जानकारी नहीं हो। मुख्यमंत्री जी, बिहार की हर एक जनता, गांव में बैठे हुए किसी आप आदमी से पूछेंगे तो बताएंगे कि नली गली में कैसे 40% कमीशन मांगा जा रहा है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति बताएगा कि भैया 40% 50% कमीशन में कैसे काम हो रहा है नल जल योजना का। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया हमारा जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेकर, बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर। भैया अगर इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि आपके खुद वर्दीधारी लोग अपराधी बनकर निर्दोषों के ऊपर गोली चला रहे हैं, दुर्गा भक्तों को गोली मार रहे हैं। महिषासुर सरकार का आप एकदम स्वरूप बन चुके हैं भैया। इस तरीके से आप निर्दोषों पर, किसको नहीं पता कि मुंगेर में इस तरीके से दुर्गा विसर्जन होता है, किसको नहीं पता। ये आज ही कोई आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज थी या इसके लिए आपको इंटेलिजेंस की, और चलिए अगर आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की जरूरत भी पड़ती है तो आप तो गृह मंत्री क्यों नहीं थी आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भैया? किसको नहीं पता कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर दुर्गा विसर्जन होता है, इतनी बड़ी भीड़ आती है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आते हैं और उसके बाद आपसे जब वो भीड़ नियंत्रित नहीं होती तो एकमात्र आपके पास विकल्प बचता है कि आप उनके ऊपर गोली चलाएं, निर्दोषों के ऊपर। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी और किसके आदेश से ये गोली चली, स्पष्ट करे ना मुख्यमंत्री। एसपी साहिबा खुद एक रसूखदार परिवार से आती हैं, क्या उनको किसी के आदेश की जरूरत नहीं? उनके पिताजी खुद सक्षम है आदेश देने के लिए, क्या इसलिए गोली चला दी गई या मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ से बैठकर आदेश दिए? स्पष्ट करना चाहिए ना इस बात को, जानकारी लोगों के बीच आनी चाहिए कि भैया किसके आदेश से गोली चली। तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले 15 साल से बिहार को बर्बाद किया है, आज ये सब लोग सामने आते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग आके आज चुनाव से एन पहले ये लोग लॉलीपॉप थमा रहे हैं। कोई बोलता है भैया ये लो 10 लाख रुपए का लॉलीपॉप, कोई बोलता है ये लो 19 लाख रुपए का लॉलीपॉप। भैया जब इतनी नौकरियां आपके पास थी तो अभी तक क्या आप चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएंगे तब हम लोग नौकरियां देंगे? क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने 10 लाख और 19 लाख आप लोगों ने नौकरियां दे दी? और संजोग से पिछले 5 साल बिहार के इतिहास के ऐसे अनोखे 5 साल रहे जहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष भी था, जहां पर विपक्ष सत्ता पक्ष भी था, दोनों भूमिका में सारी पार्टियां रह गई 5 सालों में। राजद भी सत्ता में रह गई, कांग्रेस भी सत्ता में रह गई, भाजपा भी सत्ता में रह गई, जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में रह गई, जितनी बिहार की पार्टियां भैया, बाकी हम लोग मांझी जी वगैरह सब सत्ता विपक्ष सब भूमिका में हम लोग पिछले 5 साल में रह गए। तो इतनी भूमिका में अगर जब सब लोग रह गए तो आज जो आप वादे कर रहे हैं कि हम देंगे भैया 10 लाख नौकरियां, तो क्यों नहीं दे दिए थे जब आप डिप्टी सीएम थे? उस वक्त क्यों नहीं आपकी तरफ से 10 लाख नौकरियां दी गई? मुख्यमंत्री जी बताएं, उनके सहयोगी भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम लोग 19 लाख नौकरियां दे देंगे। बताएं ना बिहार भाजपा के लोग कि 19 लाख नौकरियां अभी तक क्यों नहीं आपने दे दी थी? और बताएं मुख्यमंत्री कि आपके पास क्या रोड मैप है? 7 निश्चय पार्ट 2 भ्रष्टाचार का तो आपने पूरा प्लान तैयार कर लिया कि भैया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं 2024 प्रधानमंत्री बनने के लिए कहां से आप पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके लिए तो आप 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ गए। पर बिहार को भी तो आप बताइए कि आपका रोड मैप क्या है, किस तरीके से आप नौकरी देंगे? भैया बिहार बस बिहारी बस स्पष्ट तौर से कहता है कि जितने रिक्त पद पड़े हुए लगभग 4-4.5 लाख के करीब ऐसे पद हैं, भले वो डॉक्टर्स के हों, जूनियर इंजीनियर्स के हों, लैब टेक्नीशियंस के हों, शिक्षकों के हों, जितने ऐसे पद हैं उनको भरा जाएगा, 4.5 लाख के करीब है वो। उसके बाद बिहार बस बिहारी बस बोलता है कि हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस की हम लोग व्यवस्था करेंगे, इन्वेस्टर्स समिट होना चाहिए, बिहार में निवेशकों को बुलाना चाहिए, वो आए उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस दे ताकि वो आसानी से आकर बिहार में निवेश कर सकें। लैंड रिफॉर्म को भी इसके लिए बदलने की जरूरत है क्योंकके बिहार में जमीन ही नहीं है आपके पास देने के लिए। पर मुख्यमंत्री भी तो बताएंगे भैया आपका रोड मैप क्या है इन सारी चीजों को लेकर।
आप मुझे बताइए, बाढ़ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बाढ़ बिहार में हर साल आती है, ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 15 सालों में आप मुझे बताएं कि मुख्यमंत्री जी एक कोई कदम जो आपने उठाया हो कि अगले साल बिहार में जब बाढ़ आए तो उससे लोग परेशान नहीं हो, एक कदम बता दें मुख्यमंत्री पिछले 15 साल में इन्होंने उठाया बाढ़ को रोकने के लिए। मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, पर मैं आज प्रेडिक्ट करता हूं आप लोगों के सामने बैठकर कि अगले साल जून जुलाई अगस्त बरसात के महीने में फिर से बाढ़ का पानी बिहार में आएगा। तो आज मुख्यमंत्री जब चुनाव में है तो बताएं ना भैया उस बाढ़ प्रभावित इलाकों को कि अगले साल जब बाढ़ आएगी तो उस वक्त उनके पास क्या रोड मैप है। बिहार बस, बिहारी बस तो हम लोग तो बोलते हैं कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना को लागू किया जाना चाहिए, बिहार में कैनाल्स बना के पानी को डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ऐसे इलाकों में बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो हकीकत ये भी कि आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। क्यों नहीं कैनाल्स बना के हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं पानी को, जहाँ पे बाढ़ में ज़्यादा पानी रहता है उनको सूखे इलाकों में लेकर जाए। क्यों नहीं इन सारी चीज़ों पर काम किया जा सकता? कम से कम हम लोग एक विजन लेकर तो सामने आ रहे हैं, हम लोग सोच को बता रहे हैं कि भैया बाढ़ की समस्या तो उसका समाधान क्या है, बेरोजगारी की समस्या है तो उसका समाधान क्या है। पर मुख्यमंत्री भी तो मुझे बताएं कि भैया आपकी सोच क्या है, आपकी सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री पिछले 5 साल का मुख्यमंत्री अपना 5 साल में उनकी क्या उपलब्धि रही, आज जब वो जनता के बीच जा रहे हैं, अगला आप रोड मैप नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, आप मत बताइए कि आपने अगले 5 साल में आप क्या करने वाले, नहीं करने वाले, पर पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री ने क्या किया ये बात तो बताएंगे ना जनता को। आज ये बैठ जाते हैं बात करते हैं, उस वक्त हम साइकिल बांटे थे, तो उस वक्त हम वो किए थे, तो बाबा कोसी की बाढ़ जब आई थी तब भी आप क्विंटल बाबा के नाम से आप मशहूर हो गए थे, बांटे थे, सब कर दिए थे। आज क्या किए ये तो बताइए। 5 साल में आपने विपक्ष के साथ भी आप मुख्यमंत्री रहे, सत्ता पक्ष के साथ भी आप मुख्यमंत्री रहे। इन 5 साल की एक उपलब्धि बताते मुख्यमंत्री, आज जब उनके प्रत्याशी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता उनसे 5 साल का हिसाब मांगेगी कि नहीं मांगेगी, या सिर्फ यही ये दिखाते रहेंगे कि 15 साल पहले ये था, 15 साल पहले वो था। भाई नहीं पता आज के फर्स्ट टाइम वोटर को कि 15 साल पहले क्या था, ना उसको पता है ना उसको कोई फर्क पड़ता है। मैं खुद 38 साल का हूँ, बट ईमानदारी की बात है 90 के दशक की धुंधली यादें हैं मेरे दिमाग में। जब से मैंने वोट करना शुरू किया या जब से मुझे चुनाव की समझ हुई, जानकारी हुई, तो मैं तो आप ही को मुख्यमंत्री बना हुआ देख रहा हूँ। जब मैं बंबई में था, जब मैं काम कर रहा था, जिसको लेकर आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी आजकल आप करते हैं, जब मैं वहां पर काम कर रहा था तो वहां पर मुझे बिहारी के तौर पर अपमानित किया जाता था। उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री आप थे। 2005 से लेकर 2020 तक निरंतरता में आप मुख्यमंत्री रहे, भले गठबंधन महागठबंधन हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में अगर बिहार के बाहर बदनाम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? फिर आप बोलते हैं कि भैया लालू जी के वक्त अस्पताल नहीं बने, तो लालू जी के वक्त ये नहीं बने। आपके वक्त क्या क्या बना, उतना तो आप बताइए, क्यों आपके वक्त बिहार बदनाम हो रहा है? मेरा जो अनुभव है, या मुंबई में जहां पर बिहारियों के ऊपर लाठियां चली हैं, तो वो तो आपके रहते हुए चली थी ना, जब आप यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। या कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त जितने लोग प्रताड़ित हुए, जितने लोग परेशान हुए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल जो चलकर आए, तो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के आप थे। जब आपने उनकी बातें सुनने से मना कर दिया और शर्मनाक बयान आपने दिया कि किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। मेरे बच्चे जब वहां पर कोटा में बैठ के जब रो रहे थे, बिलख रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनने से मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि भैया नहीं, बच्चे नहीं आएंगे। और वहीं इनके मंत्री टपाटप गाड़ियां भेज के अपने बच्चों को वापस ला रहे थे। इस तरीके से भेदभाव की राजनीति करते हैं मुख्यमंत्री। आपके मंत्रियों के लिए अलग सुविधा है और बिहार के बच्चों के लिए अलग मापदंड होता है। आज मुख्यमंत्री बोलते हैं हम तो इतना विकास किए, तो भैया विकास दिखता क्यों नहीं है जमीन पर? क्यों बिहार, क्यों दिल्ली, मुंबई ये सब चमचमाते शहर बनते गए, क्यों बिहार अभी तक पिछड़ा है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार में आज की तारीख में। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, बीपी तक जांचने की मशीन अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं है। और आप बोलते हैं कि हम इतना काम किए। अगर इतना काम किए तो आज जब आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके नेता, आपके सांसद जब बीमार पड़ते तो क्यों जाते हैं दिल्ली में इलाज कराने? जवाब दें मुख्यमंत्री, क्यों जाते हैं दिल्ली में इलाज कराने? कोई मेदांता भाग रहा होता है, कोई एम्स में भाग रहा होता है, क्यों नहीं बिहार में रह के उनका इलाज हो पाता? नेताओं के पास तो सहूलियत है, रसूखदार लोग हैं तो चले जाते हैं भैया दिल्ली। पर जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, आप बताइए ना, बिहार के किसी प्रखंड में बैठे हुए किसी व्यक्ति को, भगवान ना करे अगर उसको हार्ट अटैक आता है या किसी को कोई तकलीफ होती है, या महिलाएं प्रसव के दौरान किस कठिनाई, किस पीड़ा से गुजरती हैं, अंदाजा भी है मुख्यमंत्री को एक अनन्य मार्ग में बैठे बैठे इन सब बातों का।
और सिर्फ मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के सामने दिखाने के लिए हम तो इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं। कुछ लोगों को तो विकास दिखता ही नहीं है। और युवा विरोधी जो इनकी एक सोच बन गई है, धारणा बन गई है भैया, कि युवा तो मतलब एकदम गवार, अनपढ़, मूर्ख है बिहार का, मुख्यमंत्री जी के अनुसार। अभी कल परसों भी जो ये किसी को इंटरव्यू दिए एक चैनल को, उसमें भी स्पष्ट तौर पर, अरे ये लोग तो बच्चा है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, अनुभवहीन है। हाँ भैया है, हम अनुभवहीन। आप कुर्सी खाली करेंगे तो हम लोग अनुभव लेंगे ना। कुर्सी पर तो जम के बैठे हुए आप 15 साल से, खाली करने को अब आज की भी तारीख में आप तैयार नहीं है कुर्सी को। सत्ता का मोह आपको इतना ज्यादा है, और फिर हम लोग को बोलते रहते हैं कि ये लोग तो अनुभवहीन है, कुछ जानता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। भाई बिहार के युवा को आपने पढ़ने का मौका दिया, पढ़ता नहीं है आप बोलते हैं। 3 साल की डिग्री आप 5-5 साल में आप बिहारियों को आप देते हैं, 6-6 साल में आप डिग्री देते हैं। कॉलेजेस की हालत देख लीजिए, यहाँ पर कॉलेजेस भूल जाइए, प्राथमिक स्कूलों की आप, प्राइमरी स्कूल की आप एजुकेशन की आप हालत देख लीजिए, शिक्षकों की हालत देख लीजिए, जिसको हम लोग गुरु का, भगवान का हम लोग दर्जा देते हैं, उनके ऊपर मुख्यमंत्री हमारे लाठी चलवाते हैं। तो जवाब देना मुख्यमंत्री जी कि हम इतना विकास किए, हम इतना विकास किए, कहाँ किया विकास? और आज अगर आपने विकास किया होता तो आज आपको ये निजी हमले करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से चिराग पासवान आज सिर्फ और सिर्फ जांच की आंच के डर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अंदर घबराहट पैदा हो गई है, उसी का परिणाम है कि चिराग पासवान के ऊपर निरंतरता में निजी हमले, निजी हमले, निजी हमले। एक बार भी मुख्यमंत्री के मन में इस बात की संवेदना आती है कि भैया मेरे पिता को गुजरे हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ, और आप किस तरीके से आप एक के बाद मुझ में आप हमले किए जा रहे हैं। मेरा वीडियो वायरल करके आप क्या जनता के बीच आप दिखाना चाह रहे हैं, और कौन नहीं जान रहा कि पूरा नैरेटिव आप सेट करके दिए हैं। आप सब पत्रकार, मीडिया साथी, अधिकांश जितने मीडिया हाउसेज हैं, आप लोग के यहाँ तो ईमेल्स भी आए हैं, नैरेटिव सेट है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि इस वीडियो में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं। भाई मैं तो मान रहा हूँ कि मैं डे 1 से मैं काम कर रहा हूँ, और मैं तो उन दुर्भाग्यशालियों में से हूँ, ऐसे अभागों में से हूँ, भगवान न करे कि बिहार की किसी भी बच्चे को एक ऐसे समय से गुजरना पड़े जहाँ मेरे पिताजी के निधन को भी 6 घंटे नहीं हुए थे। 6:05 में पिताजी का निधन हुआ था, और रात में 12:30 पौने 1 बजे मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की मैं सूची बना रहा हूँ। मेरे पास विकल्प क्या था बताइए ना मुझे। 8 तारीख को पिताजी का निधन हुआ, 12 तारीख को पहले चरण के प्रत्याशियों के नामांकन की लास्ट डेट थी। तो अगर मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी करता तो मैं क्या करता? हाँ, एक बात है, मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो मैं एकदम निराश होकर, मूर्छित होकर मैं हाथ खड़े कर देता, गिव अप कर देता कि भैया आप मुझसे नहीं हो रहा, मैं काम नहीं कर सकता, और या फिर मैं डट के लड़ता। जिस तरीके से पापा मुझे हिम्मत देके गए, सिखा के गए हैं, और उनकी अंतिम इच्छा ये रही है, तो मैं उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने का ही अपना जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाता, और मजबूती से मैं उसके ऊपर डटता। मैंने दूसरा विकल्प चुना, लगा मैं पहले दिन से ही काम करने। जो 10 दिन की ये बात करें, जिस वक्त का ये वीडियो ये दिखा रहे हैं, भाई हम लोग यहाँ परंपरा रहती है और बिहार में रहता है कि जो मुखाग्नि देने वाला लड़का है वो 10 दिन तक बिहार घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो मेरे पास विकल्प क्या था? डिजिटल ही एक माध्यम था ना। आपने क्यों नहीं मेरा एक और वीडियो क्यों नहीं साझा किया जिसमें मैं वर्चुअल रैलीज भी कर रहा हूँ? वो शायद आप खरीद नहीं पाए होंगे, आपके पास वो उपलब्ध नहीं हो पाया होगा, या शायद आप वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा कि शायद आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे, जो भी कारण रहा हो। पर आप ये दिखाकर क्या बताना चाह रहे हैं? और ये व्यक्तिगत निजी हमले क्यों? कल जिस तरीके से बयान पर बयान आए कि भैया पिताजी अस्पताल में थे, मिलने नहीं दिया जा रहा था, आप कब आए मिलने पापा से? बताएं तो मुझे मुख्यमंत्री। आज पापा के निधन के बाद उनको उनकी इतनी चिंता हो गई कि जैसे सबसे सगे मुख्यमंत्री ही पिताजी के थे। उनके नेता ये कहते नहीं थक रहे, मुख्यमंत्री कहते नहीं थक रहे, पर याद करें कि ये वही मुख्यमंत्री हैं। जब आप लोगों ने सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री का जवाब आया था कि अच्छा उनकी तबीयत खराब है, हमको तो मालूम ही नहीं है। भाई उस वक्त आपको मालूम नहीं था, और ये उस दिन आपने बयान दिया जब तक देश के राष्ट्रपति मुझे 2 बार फोन कर चुके थे, जब तक भारत के प्रधानमंत्री पापा का हालचाल जानने के लिए मुझे निरंतर दिन में 2 बार फोन करते थे। उस वक्त आप ये बयान दे रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। लोकसभा के स्पीकर उनसे मिलने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो उनसे मिलने अस्पताल आते हैं, जितने इनके वरिष्ठ नेता हैं, भले वो सत्ता पक्ष हों विपक्ष के हों, वो लोग पापा से मिलने अस्पताल आते हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भैया कौन सी साजिश रची गई? आप मुझे बताएं ना। आज आपको पापा की इतनी चिंता हो रही है, इतनी आपको उनको लेकर परेशानी हो रही है, मुझे मुख्यमंत्री बताएं कि कब उन्होंने प्रयास किया कि वो आकर दिल्ली के फोटोज में आकर स्पॉट्स में आकर पापा को देखें? आना तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री ने एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा कि फोन कर हालचाल पूछे।
और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं होता तो जिन प्रधानमंत्री का आशीर्वाद देने के लिए निरंतर उनके मंच पर जाकर मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री से पूछ लेना पापा के बारे में, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी दिन रात पापा के साथ खड़े हुए थे। सासाराम के अपने संबोधन में जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि रामविलास पासवान जी अपनी अंतिम सांस तक मेरे साथ थे, और मैं बहुत विनम्रता से मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री भी पापा की अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े हुए थे। जिस दिन पापा का निधन हुआ उस दिन सुबह भी उनके निधन से 6 घंटे पहले मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई। जब से पापा आईसीयू में गए हैं तब से लेकर उनकी आखिरी सांस तक कोई दिन ऐसा नहीं था जब प्रधानमंत्री जी का दिन में मुझे 2 बार फोन नहीं आता। सुबह करते थे, शाम को करते थे, और ना से पापा का हालचाल पूछते थे, बताते थे मुझे कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स क्या सुझाव दे रहे हैं, बताते थे कि एम्स के डायरेक्टर से मेरी ये बात हुई, गुलेरिया जी से ये बात हुई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। सारी जानकारी प्रधानमंत्री मुझे देते थे, जब मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को पता भी नहीं था कि उनके हालात क्या हैं। और आज उनके नेता क्या बोल रहे हैं कि भैया वो क्या साजिश थी, क्यों नहीं उनको मिलने दिया गया। एक बार तो आप प्रयास करते मिलने का। इनके सहयोगियों की तरफ से कहा जाता है थोड़ी तो संवेदना रखिए। इनके सहयोगी कहते हैं कि रामविलास पासवान जी के निधन से अब अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को होगी तो चिराग पासवान को होगी। ये संवेदना आपकी, राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि आप ये भी भूल जाएंगे कि अभी 1 महीना नहीं हुआ मेरे पिता के निधन को आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मेरी चिंता तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। मेरे घर परिवार वालों का सोचिए, मम्मी है घर पे, मेरी बहनें हैं, बच्चे हैं घर पे, सब हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो बार बार उनके जख्मों को कुरेदा जाता है आपकी तरफ से, इस तरीके के वीडियो निकालकर, इस तरीके की बातें सामने कर कर। और मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, ये चुनाव का समय चल रहा है, जनता सब देख रही है और जनता सब इवैल्यूएट कर सकती है। सारी बातें बिहारी आज की तारीख में समझ सकते हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसीलिए आप निजी हमलों पर आ गए। आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है, क्यों इतना गुस्साए फिर रहे हैं भैया। कोई आपके सामने मुर्दाबाद के नारे लगा रहे तो पूछो तो भैया कि उसको दिक्कत क्या है, निकल जाओ तुम लोग, चले जाओ यहाँ से, नहीं वोट देना, मत दो वोट। अरे पूछेंगे कि नहीं, बिहारी है कि नहीं वो। और बिहारी अगर अपना आक्रोश आज सत्ता में आप बैठे हुए हैं, आपकी तरह हम लोग तो बहाने नहीं मार सकते ना कि भाई 15 साल पहले, कहाँ रांची जाए क्या पूछने की 15 साल पहले क्यों नहीं हुआ, कहाँ जाए। एक अनन्य मार्ग से नहीं पूछा जाएगा तो कहाँ से पूछा जाएगा। तो मुख्यमंत्री पिछले 5 साल पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अगले 5 साल पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मुख्यमंत्री ये बताएं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री क्या करना चाह रहे हैं, आने वाले 5 साल में मुख्यमंत्री जी का एजेंडा क्या है, और पिछले 5 साल के आधार पर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार पर उतरे। ये व्यक्तिगत हमले, ये जो निजी टिप्पणियां जो मुख्यमंत्री ने एक अपनी कार्यशैली का हिस्सा बना लिया, उससे मुख्यमंत्री जी बचें। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं जब वो निजी हमले करते हैं, या उनके सहयोगी जब इस तरीके के निजी हमले करते हैं तो मुख्यमंत्री कमजोर दिखते हैं। मुख्यमंत्री अगर काम किए हैं, विकास किए हैं और हिम्मत है तो आए ना भैया, चिराग पासवान तैयार है। किसी भी मुद्दे पर मैं खुली चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी किसी भी विषय पर मुझसे बहस करना चाह रहे हैं, मैं तैयार हूं बहस करने के लिए। आप चूज कीजिए एजेंडा, जो आपका एजेंडा चूज करना है। आपको पिछले 15 साल में विकास पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए मेरे साथ। आपको आने वाले 5 साल पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बेरोजगारी पर चर्चा करनी है, आप उस पर कर लीजिए। आपको बिहार बस, बिहारी बस विजन डॉक्यूमेंट आपको बर्बाद लगता है, आप उस पर कर लीजिए। जिस भी एजेंडा आप एजेंडा समय जगह आप चुनिए, मैं तैयार हूं आपके साथ सार्वजनिक चर्चा करने के लिए। पर मुख्यमंत्री बताएं तो, सिर्फ निजी हमले करने से, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हम तो इतना काम किए, हम तो इतना विकास किए, भाई जनता भी तो बोलनी चाहिए कि आप क्या काम किए, क्या विकास किए। और अंत में साथियों, ये सारी बातें कर मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री को भी, आज अभी तमाम साथियों को ये पत्र भी साझा किया जाएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री को आज मैंने पत्र लिखा है जिसमें मैंने आग्रह किया है कि भैया चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पर लड़ा जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री लाख प्रयास कर लें, मैं नैरेटिव बदलने नहीं दूंगा, लाख कोशिश कर लें ध्यान भटकाने का कि दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली क्यों चली, या बिहार में 7 निश्चय सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना कैसे बनी, या यहाँ पर किस तरीके से बेरोजगारी को मुख्यमंत्री ने बढ़ावा दिया, या जो इनकी युवा विरोधी सोच है कि ना युवाओं को पढ़ने देंगे ना प्रदेश में रोजगार देंगे। मैं नैरेटिव नहीं बदलने दूंगा। आप मुझ पर लाख हमले कर लीजिए, पर मेरा हर मन से संबोधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की बदहाली को लेकर होगा, जो मुख्यमंत्री जी की वजह से हुई है। और इसीलिए आज मैंने उनको ये पत्र भी लिखा, आप सबके साथ में साझा भी करूंगा। 2 पन्ने का ये पत्र, जिसमें मैंने उनको तमाम जो बातें आप लोगों के साथ साझा की है, ना सिर्फ मैंने वो बातें मुख्यमंत्री जी को बताई, बल्कि उनसे मैंने पूछा भी है कि पिछले 5 साल के मुख्यमंत्री सिर्फ एक उपलब्धि बताई। बहुत ज़्यादा हम लोग को
ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एक उपलब्धि बता दें कि भैया ये हम एक बड़ा काम किए हैं, इससे बिहार की इतनी करोड़ जनता को लाभ मिल गया। एक उपलब्धि बता दें जो मुख्यमंत्री के पास नहीं है। तो ये लेटर अभी प्रेस वार्ता जैसे ही समाप्त होती है, इसकी एक प्रतिलिपि आप लोगों को मिल जाएगी। अब अगर इसके अलावा कोई सवाल बचे हों तो अभी भी सवाल बचे थे। जी वैसी स्थिति में झूठा वादा करने वाली भाजपा के साथ सरकार बनाने की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैं भाजपा से ज़्यादा निरंतरता में अगर आप सुनते होंगे तो मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। बिहार भाजपा के तो ये वही लोग हैं ना जो मेरे ऊपर भी तलाश करते हैं, जो मुझे भी भैया वोट कटवा मांगते हैं। तो मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जिन्होंने अपनी पार्टी को भी बर्बाद किया, जिन्होंने प्रदेश को भी बर्बाद किया। मेरा विश्वास है कि अगली भाजपा लोजपा की जो सरकार बनेगी उसका नेतृत्व जो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की सोच वाला व्यक्ति जो यहाँ पर नेतृत्व करेगा, उसके साथ आज की तारीख में तो बिहार भाजपा बताए ना कि अपना कौन सा एजेंडा ये लोग लागू करवा पाए। बिहार भाजपा की सोच से अलग है क्या? देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो विकास की सोच है, उस विकास की सोच पर बिहार भाजपा के कम से कम नेता काम नहीं कर रहे हैं, ये बात स्पष्ट है। बिहार भाजपा के नेता अगर काम कर रहे होते तो 2017 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री रातों रात महागठबंधन छोड़कर आए, तो सबसे पहले नया एजेंडा बनता, ना कि सात निश्चय के ऊपर काम हो रहा होता। और ये जो अगली सरकार के लिए जो ये लोग साथ में जा रहे हैं, पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जा रहा होता, ना कि मुख्यमंत्री जी का जो एजेंडा है सात निश्चय पार्ट 2 इसके ऊपर काम किया जाता। तो जो नई सरकार बनेगी भाजपा लोजपा की, उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ कई और ऐसे एजेंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर जो अपनी बातों को रखेंगे उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। हाँ भाई, 10 तारीख में समय कितना है, पता चल जाएगा कि कौन वापस आ रहा है और कौन रह पा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो आप तस्वीरों में अपने आप को बना पा रहे हैं। आप चिराग पासवान को तस्वीर में बोल रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी को आप अपनी तस्वीरों में नहीं रखेंगे, आप अपने होर्डिंग पोस्टर में नहीं रखेंगे। तो जिस चिराग पासवान को प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाने से मना कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को अपनी तस्वीरों से गायब कर दिया। तो ये इस बात की चिंता नहीं करेगी कौन कहाँ पे रह रहा है नहीं रह रहा है। अंतोगत्वा 10 तारीख को बिहार की जनता बताएगी। भाई, मुख्यमंत्री जी की संख्या तो आए कम से कम सरकार में शामिल होने के लिए, जिनकी संख्या ही नहीं आएगी तो सरकार में शामिल क्या होगा। शर्म आनी चाहिए एक पुत्र को अपने पिता के बारे में इस तरीके की बातें जो लोग कह रहे हैं। बहरहाल मांझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि मांझी जी स्पष्ट करें कि क्या मेरी उनसे फोन पे बात नहीं हुई थी। मांझी जी जब पापा अस्पताल में थे, मांझी जी का फोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी। और बताएं मांझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फ़ोन पर। और उनसे बात करते करते मेरा गला भी भर आया था जब मैं उनसे बात कर रहा था। पूछिएगा मांझी जी से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मांझी जी को स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, स्थिति ज़्यादा खराब है, स्थिति नाजुक है। और उसके बाद क्या किया मांझी जी ने, आज जो उनके प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को या मांझी जी को जो इतनी चिंता हो रही है, क्या उसके बाद दोबारा कभी मांझी जी ने फ़ोन कर उनके हालचाल जानने की कोशिश की? क्या मांझी जी दिल्ली आए उनसे कभी मिलने के लिए? क्योंकि ये उस वक्त की बात है, उसके बाद भी पापा कम से कम हफ्ता 10 दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद भी पापा हफ्ता 10 दिन कम से कम अस्पताल में थे, जीवित थे। उस दौरान क्या किया मांझी जी ने? और आज इस तरीके से बात कर रहे हैं। इतनी चिंता उस वक्त क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है। जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त, क्यों नहीं मांझी जी आए उस वक्त मिलने? भाई, प्रधानमंत्री जी सब जानते हैं, सबके नाम उनको पता है। अभी 10 नवंबर को भी समय कितना रह गया, 10 नवंबर को सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और जिस तरीके से, एक बात और मैं बोलूँ, जिस तरीके से प्रशासन भी हम लोग के साथ भेदभाव कर रहा है, ये बात भी मैं बताऊँ। कल नालंदा में, आज सारी जगह अखबारों में भी छपा है कि कल नालंदा में जिस तरीके से लास्ट मिनट, भाई मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कैसे मुख्यमंत्री अपना गृह जिला को हारते हुए देख सकते हैं?
तो जिस तरीके से प्रशासन मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ पर काम कर रहा है, हम लोग को जानकारी है, ईवीएम मशीन की भी हम लोग को जानकारी है। हम लोग जिस तरीके से प्रशासन ईवीएम में भी गड़बड़ी के जिस तरीके से संदेश हम लोग के पास आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग को मीटिंग करने से, परमिशन मिलने से, वहां पर सभाएं करवाने से, जिस तरीके से प्रशासन मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहा है, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन भी इन तमाम बातों को गंभीरता से ले। और एक बात बस आप लोग जरूर स्पष्ट कर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेताओं से एक बात जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि अगली सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो किसका लागू होगा, क्योंकि 19 लाख का वादा भाजपा ने भी किया जो कि 7 निश्चय में इन्वॉल्व नहीं है। तो भाजपा का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है कि 7 निश्चय पार्ट 2 मुख्यमंत्री जी का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है? कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा ये मैं बिहारी होने के नाते समझ नहीं पाया। तो मुख्यमंत्री जी से और सुशील मोदी जी से, भाजपा के किसी भी नेता से ये बात भी जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि मैनिफेस्टो किसका लागू होगा। धन्यवाद।